बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 166 साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 167 मुलाहिज़ा फरमाए। वो खुश होते हुए कह रही थी, गांव वाले पेशकदमी कर रहे हैं, आज की रात डाकुओं पर भारी होगी। जरताज नगर का रुख करके उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हमाकत की है। एक ग्रेनेड हमसे कुछ दूर ही दरख्तों के दरमियान गिरकर फटा और रोशनी का झमाका सा हुआ। अब मैंने पहली बार डाकुओं में से किसी की आवाज सुनी। वो चीख कर किसी से कुछ कह रहा था। अब तक उनका सुकूत कायम था। उनका बोल उठना उनकी बुखलाहट की निशानी थी। अल्फाज पूरी तरह तो मेरी समझ में ना आए, लेकिन अंदाजा हो गया कि वो रॉकेट लॉन्चर वालों के बारे में पूछ रहा था कि उन्होंने अभी तक रॉकेट क्यों फायर नहीं किया था। जवाब में किसी ने चीख कर गालिबन उसे यह बताया कि उधर गड़बड़ हो चुकी थी। ये आवाज ज्यादा दूर से नहीं आई थी। मैंने अंदाजन आवाज पर फायर किए। एक लम्हे के लिए डाकुओं की तरफ से फायरिंग गोया बिल्कुल ही थम गई। उनका जानी नुकसान बढ़ता जा रहा था, लेकिन दूसरे ही लम्हे माली के कमरे के समत में बरस्ट आया। हमसे कुछ दूर एक टूटे हुए दरख्तों का तना पड़ा था। मैंने उसमें भी गोलियां पवस्त होने की आवाज सुनी। उसके फौरन बाद मुझे दाएं तरफ काफी दूर से पै दर पै गए धमाके सुनाई दिए। फिर दीवार का एक हिस्सा नीचे आन गिरा। एक लम्हे की ताखीर से मेरी समझ में आया था कि बाग का दरवाजा ग्रेनेड मारकर तोड़ा गया था। गांव के लोग डाकुओं की फायरिंग के बावजूद महज अपने दिफा के लिए घरों की छतों तक महदूद नहीं रहे थे। न जाने किस तरह वो बाग के करीब आते जा रहे थे। ताहम अगर वो गेट के रास्ते अंदर दाखिल होने की कोशिश करते तो ये उनकी हमाकत होती, क्योंकि मुल्क के अंधेरे में वो शगाफ किसी हद तक नजर आ रहा था। जो लकड़ी का गेट गिरने से पैदा हुआ था, गनीमत था कि गेट ने आग नहीं पकड़ी थी। अगर वो लोग उस शगाफ से दाखिल होने की कोशिश करते तो उनके हिवले डाकुओं की नजर में आ सकते थे। किसी ने गेट से दाखिल होने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन फायरिंग की आवाजें उस तरफ से बहरहाल आती रहीं। एक ग्रेनेड और माली के कमरे से जरा ही फासले पर आकर फटा। उसके धमाके से तो कमरे की दीवार से कुछ मिट्टी झड़कर हमारे ऊपर गिरी। जरताज खुश होते हुए बोली, सलीम की ट्रेनिंग काम आ रही है। मुझे उम्मीद है हमारे आदमी डाकुओं को बाग में घेर लेंगे और उन्हें मारेंगे। ये सलीम कौन है? एक रिटायर्ड मेजर, जरताज ने जवाब दिया। मैंने गांव को डाकुओं से बचाने के लिए रात की चौकीदारी की जो स्कीम शुरू करा रखी थी वो उसका इंचार्ज है। आदमी की ट्रेनिंग भी उसी ने दी है। वही ट्रेनिंग तो इस वक्त काम आ रही है, जरताज ने कहा। ग्रेनेड अब हमारे करीब आकर गिर रहे हैं। एक आध ग्रेनेड जरा और इधर को आन गिरा तो अपना काम तमाम हो जाएगा। मैंने कहा, हाँ। उसने भी आवाज से हंसी के साथ कहा, इन बेचारों को क्या मालूम कि मैं भी बाग में आन घुसी हूँ। वाकई मेरे होने ना होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके एहतराम में शायद वो कुछ मोहतात हो जाते। मैंने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहती को मोहतात हूँ। ये मौका महजूज होने का नहीं है। अगर इन्हें यहाँ मेरी मौजूदगी का इल्म हो जाए और वो मोहतात हो जाए तो उनका और हमारा काम तमाम समझो। वो बोली, मैं तो अब भी कम अज कम अपना काम तमाम ही समझ रहा हूँ। मैंने कहा, अगर मुझे मालूम होता कि आपके गांव वालों के हौसले इतने बुलंद हैं और वो दिफा की बजाय डाकुओं को घेर कर मारने के लिए निकल खड़े होंगे तो हम भी यहाँ आने की बजाय उनसे मिलने की कोशिश करते ताकि उन्हें सहारा मिलता। अब उन्हें भी हमसे कोई खास मदद नहीं मिल रही। हम दोनों बरसे बेकार फरीकों के दरमियान फंस गए हैं। खैर, अब ऐसी भी बात नहीं है। वो बोली, हमारे यहाँ आने का फायदा तो बहुत हुआ है। हम बहुत बर वक्त यहाँ पहुंचे थे। आते ही हमने रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल करने वाले को ठिकाने लगा दिया। यही बहुत अहम काम था। गांव वालों के बाग से दूर रहते हुए ये काम करना बहुत मुश्किल था, और डाकू चंद रॉकेट फायर करने में कामयाब हो जाते तो गांव वालों की पेशकदमी की हिम्मत ही न पड़ती। उनके लिए अपने घरों को बचाना ही मुश्किल हो जाता। न जाने कितने लोग मरते और मकान कितने तबाह होते। उसके अलावा हमने 2-3 दूसरे डाकुओं को भी हलाक किया है। थोड़ी सी देर में गांव वालों का इतना हाथ तो बटा दिया है। रिपोर्ट तो हिम्मत अफजा है आपकी। मैंने बैग में से एक ग्रेनेड निकालते हुए कहा, लेकिन मैं जरा इसमें थोड़ा एक्शन चाहता हूँ। जितना कुछ डाकुओं के साथ हो चुका है मेरे लिए बहुत उम्मीद अफजा है। आदमी तो उन्हीं के मारे जा रहे हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि वो मनहूस जानू मारा जा चुका है। उसका गिरोह इस इलाके में सबसे बड़ा गिरोह था। आज की तारीख में उसकी ताकत की कमर टूट जाएगी तो इस इलाके से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। आप ताकत टूटने की बात कर रही हैं। मेरा ख्याल है आज की रात ये गिरोह खत्म हो जाएगा। मैंने एतमाद से कहा। उस एतमाद की बुनियाद क्या थी ये फिलहाल मुझे खुद भी मालूम नहीं था। खुदा तुम्हारी जुबान मुबारक करे। वो बोली। मैंने ग्रेनेड की पिन निकालकर उसके हाथ में थमाते हुए कहा, जिस वक्त मैं ग्रेनेड फेंकूं ऐन उसी वक्त आपको ये ग्रेनेड पूरी कुव्वत से उस समत में फेंकना है। मैंने इशारे से उसे समझाया, गोया हमें डाकुओं को अपनी मौजूदगी का पूरी तरह यकीन दिलाना चाहिए। उसने नीम सवालिया अंदाज में कहा, उन्हें हमारी मौजूदगी का इल्म तो हो चुका है, वो दूसरी तरफ उलझे हुए हैं, इसलिए हमारी तरफ भरपूर हमला नहीं कर रहे। अब हमें उनको ये तासुर देना चाहिए कि यहाँ कई अफराद मौजूद हैं। ताबड़तोड़ उन पर ग्रेनेड फेंकते हैं, ख्वाह चंद सेकंड में ही हमारे पास ग्रेनेड खत्म हो जाए। उसके साथ ही फायरिंग भी करनी है।
इस मोर्चे से पूरा पूरा फायदा उठाना है। इस तरह गांव से जो लोग बाग को घेरे में ले रहे हैं उन्हें भी अंदाजा हो जाएगा कि अंदर उनका साथ देने वाले कुछ लोग मौजूद हैं। दूसरे डाकुओं पर दो तरफ से दबाव पड़ेगा। हमें किसी तरह उनको इन दरख्तों के दरमियान से निकालना है। दरख्त उनके लिए बहुत अच्छी पनाहगाह बन गए हैं। वो मेरा मंसूबा समझ गई थी। मेरी तरह उसने भी बैक वक्त दोनों हाथों में पिन निकले हुए ग्रेनेड संभाल लिए। राइफलें हमने जमीन पर रख दी थी। मेरे इशारा करने से पहले वो बोली, अगर जवाबन उन्होंने भी ग्रेनेड इस्तेमाल किए तो क्या होगा? हम तो महदूद सी जगह में फंसे हुए हैं। ये कमरा भी टूट कर हम पर गिर सकता है। मैं इतनी देर से यही अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। मेरा ख्याल है उनके पास ग्रेनेड नहीं है, वरना वो अब तक जरूर इस्तेमाल करते। जबकि उन्हें अंदाजा हो चुका है गांव वाले दीवार के करीब पहुंच चुके हैं। डाकू शायद रॉकेट लॉन्चर पर ही तकिया किए हुए थे और वह उनके लिए बेकार हो गया है। जरताज ने इस बात में सर हिलाया। मैंने फायरिंग की आवाज़ों से अंदाजे कायम किए थे कि दरख्तों के दरमियान डाकू कहाँ कहाँ मौजूद थे। ग्रेनेड फेंकने के लिए मैंने ऐसी ही चंद जगह मुंतखब करने की कोशिश की थी। मैंने जरताज को भी इशारों के साथ उन्हीं जगहों के बारे में बताया था। वो मेरा मकसद यकीनन अच्छी तरह समझ गई थी। हमने नहायत तेजी से यके बाद दिगरे 4 ग्रेनेड फेंके और उनके दिमागों का इर्ताज खत्म होने से पहले मुख्तलिफ समतों में चंद राउंड फायर किए। दरख्तों के दरमियान मुझे कुछ हलचल का एहसास हुआ। फिर हमारी तरफ भी फायरिंग होने लगी, लेकिन वो नहायत मामूली थी। पक्के कमरे की आड़ मुयस्सर होने की वजह से हमें उसकी कोई खास परवाह न थी। अचानक मुझे बाग की दूसरी दीवार की तरफ से भी फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। तब मेरी समझ में आया कि गांव वालों ने क्या होशियारी दिखाई थी। उन्होंने डाकुओं की तवज्जो गेट की तरफ मबजूल रखी थी, लेकिन दरहकीकत कुछ लोग बगली दीवार से बाग में आकूदे थे। अब डाकुओं पर एक तरफ से हम हमला कर रहे थे और दूसरी तरफ से गाँव वाले। डाकू के ख्वाबों की ताबीर बिल्कुल उल्टी निकली थी। उन्होंने यकीनन ये सोचा होगा कि वह बाग में मोर्चा बंद होकर पहले गांव पर फायरिंग करके और रॉकेट बरसा कर लोगों को खौफजदा करके घरों में दुबकने पर मजबूर कर देंगे। इस तरह वो खुद भी जवाबी हमले से महफूज रहेंगे। उसके बाद वो गली कूचों में घुसकर तबाही फैला देंगे, मकानों को आग लगा देंगे। जो सामने आएगा उसे हलाक कर देंगे और जो हाथ लगेगा वो लूट लेंगे। उन इलाकों में डाकू अमूमन उसी तरह तबाही फैलाते थे। खसूसन जिस गांव में वो जज्बा इंतकाम के साथ दाखिल होते थे, वहां वो चंगेजी और तातारी दौर की याद ताज़ा करने की कोशिश करते थे। लेकिन उन लोगों के गांव में घुसने की नौबत नहीं आई थी। वो खुद मुसीबत में घिर गए थे। ये वक्त वक्त की बात थी। इधर हमने अपनी हिकमत अमली के मुताबिक अपना असला इस्तेमाल किया और इधर बाग की परली दीवार की तरफ से भी दबाव बढ़ता चला गया। मजीद चंद ग्रेनेड इस्तेमाल हुए, हत्ता कि मुझे अंदेशा महसूस होने लगा कि बाग में आग न लग जाए। ज्यादा हरियाली और नमी के बायस अभी तक बाग में आग लगी तो नहीं थी, लेकिन कई बार ऐसे आसार दिखाई जरूर दिए थे। जल्द ही डाकुओं ने उस एहसास को भी शायद खैरबाद कह दिया कि दरख्तों के दरमियान वो ज्यादा महफूज थे। मैंने चंद हेवलों को दरख्तों से निकलकर रकू की सी हालत में बाग की अकबी दीवार की तरफ दौड़ते देखा। मेरी नजर इत्तफाकन ही उस तरफ चली गई थी, वरना मैं उस वक्त दूसरी तरफ मुतवज्जा था। जरताज उस वक्त कमरे के दूसरे कोने पर थी। मैं लुढ़क कर उसके करीब पहुंचा और उसे उस तरफ मुतवज्जा किया जिधर बंदूक बरदार हेवले तेजी से दीवार पर चढ़ने लगे थे। हम उन सबको गोलियों का निशाना बनाने में कामयाब हो गए। उनके अलावा भी हमें दीवार के आस पास अंधेरे में जहां कहीं खफीफ सी हरकत का भी शुबा हुआ, वहां हमने गोलियां बरसाईं। मुझे अंदाजा हुआ कि जितने डाकुओं ने भी भागने की कोशिश की थी वो सब के सब मारे गए थे। हम जिस दीवार की तरफ थे वहां से हमें गेट और रकबी दीवार का बेशतर हिस्सा सुरमई आसमान के पस मंजर में किसी न किसी हद तक दिखाई दे रहा था। हम जिस दीवार की तरफ थे वहां से हमें गेट और अकबी दीवार का बेशतर हिस्सा सुरमई आसमान के पस मंजर में किसी न किसी हद तक दिखाई दे रहा था। अगर बाग की दूसरी बगली दीवार या किसी और रास्ते से गांव के कुछ लोग बाग में दाखिल होने में कामयाब हो चुके थे तो बाकी हिस्सों पर उनकी नजर रह सकती थी। इस तरह डाकुओं में से अगर कुछ बाकी बच गए थे तो बाग उनके लिए महफूज मोर्चे के बजाय चूहेदान बन चुका था। गांव वालों की और हमारी जुरात हमारे काम आ गई थी। अगर सब लोग सहम कर घरों में दुबक जाते तो उस वक्त उनकी वही हालत होती जो डाकुओं की थी। यकदम बाग की दूसरी तरफ से भी फायरिंग बंद हो गई। बाग में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। उस खामोशी में मौत की सरगोशियां रची हुई थी। गांव के लोगों ने गालबन डाकुओं के रद्दअमल का जायजा लेने के लिए अचानक फायरिंग बंद कर दी थी। शायद वो भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि बाग में कुछ डाकू बाकी हैं या सब का ही सवाया हो चुका है। उन्हें यह अंदाजा तो यकीनन हो गया था कि बाग में दूसरी तरफ उनका साथ देने वाले कुछ लोग मौजूद थे, जिनकी वजह से उनका काम आसान हो गया था। सकूत कई लम्हों पर फैल गया। दरख्तों के दरमियान से कोई फायर न हुआ। अभी यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि डाकू भी कोई चाल चल रहे थे या बाकी कोई डाकू जिंदा नहीं बचा था। इधर गांव वालों के सकूत ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो सुबह तक इंतजार करने पर कमर बस्ता थे। सुबह का उजाला फैलने पर यह मुकाबला वाज़े सूरत इख्तियार कर सकता था। दोनों फरीकों को एक दूसरे के मोर्चों का सही अंदाजा हो सकता था।
लेकिन दिन की रोशनी में गांव वालों का जानी नुकसान बढ़ भी सकता था। आखिरकार गांव वालों ने खतरा मोल लेने का फैसला कर ही लिया। मैंने बहुत दूर बाग के एक गोशे में 2-3 टार्चें रोशन होते देखी। वो यकीनन ताकतवर टार्चें थीं। मैंने उनकी रोशनी दरख्तों के दरमियान भी दूर तक पहुंचते देखी, लेकिन टार्चें सिर्फ एक लम्हे के लिए रोशन हुई थीं और रोशनी करने वालों ने यकीनन उन्हें बुझाकर फौरन ही पोजीशन तब्दील कर ली थी। ताहम डाकुओं की तरफ से तब भी कोई गोली न चली। उस वक्त तक जरताज भी बैग से टार्च निकाल चुकी थी। वो मेरी तरफ मुड़ते हुए सरगोशी में बोली, मेरा ख्याल है मैं भी अपने लोगों को यहाँ अपनी मौजूदगी का सिग्नल दे ही दूं, उन्हें अगला कदम उठाने में आसानी रहेगी। अभी चंद लम्हे और ठहर जाओ, मैंने मशवरा दिया। वो चंद लम्हे एक अजीब किस्म के तनाव में गुजरे। हम दोनों दीवार के साथ चिपके नहायत आहिस्तगी से गर्दन घुमा घुमा कर देखते हुए जहां तक हमारी नजर जा सकती थी किसी मुतहरक हेवले को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं कोई चीज हरकत करती दिखाई न दी। इतने जबरदस्त हंगामे और घन गरज के बाद एकदम ही हर तरफ मौत का सकूत फैल गया था। फिजा में खून और बारूद की बू महसूस हो रही थी। बिलाखिर जरताज ने एक लम्हे के लिए टार्च रोशन की और फौरन ही बुझाकर कमरे की आड़ में हो गई। दरख्तों के दरमियान तब भी सकूत रहा, कोई रद्द अमल जाहिर न हुआ। मेरा ख्याल है मार्का खत्म हो चुका है, डाकुओं का हिसार खत्म हो गया है, जरताज सरगोशी में बोली। लगता यही है, मैंने तायद की। जरताज ने एक बार फिर रोशनी का सिग्नल दिया। इस बार बाग के कोने से रोशनी ही के सिग्नल की सूरत में जवाब मिला। मजीद चंद लम्हे इंतजार के बाद उन लोगों को भी हौसला हुआ और किसी ने चीख कर पूछा, उधर कौन है? मैं हूँ, जरताज। जरताज ने चीख कर जवाब दिया। दूसरी तरफ वही पहला सा सकूत छा गया। उन लोगों को शायद अपने कानों पर यकीन नहीं आया था कि उस मार्के के दौरान जरताज बाग में घुसी हुई थी। उन्होंने मजीद चंद लम्हे इंतजार किया। बिलाकर वो जिन गोशों में जमीन या दीवारों के साथ चिपके हुए थे वहां से निकलने लगे। मैंने एक तरफ चंद हेवलों को अपनी तरफ आते देखा। उनमें से एक ने एहतियातन अंधेरे में आवाज लगाई, गोली मत चलाइएगा। फिर धीरे धीरे इधर उधर से अंधेरे की आगोश से बहुत से लोग निकल आए। उनके पास मुख्तलिफ किस्म की गन्नें थी। उन्होंने टार्चें रोशन की और कमरे के अक्कब में हम दोनों को देखकर हैरान रह गए। मेरी तो उन्हें खैर खास परवाह नहीं थी, लेकिन सरताज को बखैर आफियत देखकर उनकी जान में जान आ गई। बड़ी उम्र का एक कद आवर और सेहतमंद शख्स से आगे बढ़ते हुए बोला, आपको अपनी जान को खतरे में डालने की क्या जरूरत थी रईसानी जी? हम लोग जो मौजूद थे, खादमों के होते हुए मालिकों को बंदूक उठाने की क्या जरूरत थी? सिर्फ खादम ही मालिकों के मुहाफिज नहीं होते, मालिक भी खादमों के मुहाफिज होते हैं। जब तक दोनों में शाना बशाना लड़ने की अहलियत न हो, दोनों ही खतरे में रहते हैं, जरताज ने जवाब दिया। वैसे भी अगर मैं यहाँ ना आती तब भी खतरा तो मेरे घर ही पहुंच चुका था। तुम लोगों को तो मालूम नहीं कि जानू हमारे एक गद्दार मुलाजिम की मदद से तमाम मुहाफिजों को बेहोश करके हवेली में आन घुसा था। उसने मुझे तो यरगमाल बना लिया था। फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया, अगर ये साहब हमारे साथ न होते तो शायद आज के मार्के का नतीजा बहुत मुख्तलिफ होता। उनमें से बेशतर ने हैरत से मेरी तरफ और फिर रईसानी की तरफ देखा। वो मुझे घोड़े सुधाने वाले की हैसियत से जानते थे। उन्हें शायद इस बात पर हैरत थी कि जरताज मेरे लिए साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही थी। जरताज बात जारी रखते हुए बोली, जितनी भी टार्चें तुम लोगों के पास हैं वो सब रोशन करके टोलियों में पूरे बाग में फैल जाओ और जायजा लो कि क्या सूरत हाल है। महसूस तो यही हो रहा है कि सब डाकू कुत्ते की मौत मारे जा चुके हैं। पुलिस वगैरह के हिस्से का काम हम लोगों ने अंजाम दे दिया है। इन इलाकों में 2-4 जगह भी डाकुओं को इस किस्म के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ जाए तो मुझे उम्मीद है कि उनका जोर टूट जाए। उनमें से एक शख्स बोला, बड़ी उम्र का कद आवर और सेहतमंद शख्स, जिसके बारे में मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो रिटायर्ड मेजर सलीम था, ठंडी सांस लेकर बोला, ऐसा होना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर गांव जरताज नगर नहीं होता। हम सब लोग टार्चें लेकर टोलियों की सूरत में बाग में बिखर गए। बाग में वाकई मैदान कारेजार का सा सामान था। हैंड ग्रेनेड्स ने काफी तबाही फैलाई थी। मैं डाकू की तादाद देखकर हैरान हुए बगैर न रह सका। यकीन नहीं आ रहा था कि इतने बहुत से डाकू हम लोगों के हाथों मारे गए थे। बाज लाशों के चेहरे मसक हो गए थे और बाज के आज़ा अलग हो गए थे। ऐसा लगता था कि इस पैमाने पर डाकुओं की हलाकत में हमारी हिकमत अमली के अलावा किसी गैबी इमदाद को भी दखल था। अपने उस सर्वे के दौरान भी हम जरा मोहतात ही रहे। अंदेशा था कि कोई डाकू जिंदा न हो और कहीं छुपा हुआ न हो। हम पर अचानक ही गोलियों की बौछार भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे उस पर भी हैरत हुई। डाकुओं का कती गैर मुतवक्का तौर पर सफाया हो गया था। लाशें जहां जहां थी और जिस हालत में थी, हमने उन्हें उसी तरह वहीं रहने दिया। पिलाकर एक जगह रुकते हुए मैंने जरताज से कहा, आज की रात हमारे लिए बहुत मुबारक रही है। हमारे 2-3 आदमी काम जरूर आए हैं, लेकिन उस कुर्बानी के बाद एक बहुत बड़े फितने का बड़ी हद तक खात्मा हो चुका है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी कुछ काम बाकी है। इस वक्त हमारा लहू गर्म है और हमारे सर पर खून सवार है। लगे हाथों वो काम भी निपटा लिया जाए तो आपके हक में बहुत अच्छा होगा। क्या मतलब? जरताज चौंकते हुए बोली, मैंने आपको बताया था कि उन लोगों ने एक वीराने में जेर जमीन गोल्ड की क्लब बनाया हुआ है, जहां खासी शर्मनाक और खासी खतरनाक सरगर्मियां जारी हैं। अगर कभी वो क्लब किसी की गिरफ्त में आया तो उसकी मालिक आप जाहिर होंगी। वैसे भी वो जहां वाक़ है वो ज़मीन कभी आपके वालिद की ही मलकियत हुआ करती थी। हाँ,
और पुरख्याल अंदाज में सरलाते हुए बोली, ये बात तो फिलहाल इस हंगामा अजल में मेरे जहन से निकली हुई थी। यहाँ अगर खुशकिस्मती से दिन चढ़े तक पुलिस पहुंचने में कामयाब हो गई तो उससे निपटने और तमाम हालात बताने का काम आप कमदार वगैरह के सुपुर्द करते। हम यहाँ से 8-10 मुंतखब आदमियों को लेकर चलते हैं और गोल्ड की क्लब वाला किस्सा भी निपटा आते हैं, वरना कल कला को वो भी आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। ये तुम ठीक कह रहे हो, वो नीम रजामंदी से बोली। आज हमारी खुशकिस्मती से जानू और उसके गिरोह के बेशतर आदमियों का खात्मा हो चुका है, तो उसकी बाकियात का भी खात्मा हो जाना चाहिए। मैंने कहा, अगर हम रात की तारीकी में ही वहां पहुंच जाएं तो शायद उनसे निपटने में आसानी रहे, क्योंकि वो महफूज जगह में होंगे और हमें खुले मैदान से होकर आगे बढ़ना होगा। हमारे लिए खतरात ज्यादा होंगे। महफूज मकामात पर तो ये लोग भी थे। जरताज ने इर्द गिर्द बिखरी हुई लाशों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हें दहशतगर्दी का तजुर्बा भी ज्यादा था, इसके बावजूद कुदरत ने हमारी मदद की। इसी उम्मीद के सहारे तो मैं आपको मजीद कदम बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ। मेरा यकीन है कि ऊपर वाला ज्यादती सहने वालों के साथ होता है। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ भी कुदरत हमारी मदद करेगी। उन लोगों को जितनी ढील मिलना थी मिल चुकी। कुछ लोगों के लिए योम हिसाब जरा देर से आता है, मगर आता जरूर है। बल्कि उन लोगों के लिए तो शबे हिसाब आई है। इस दौरान गोया पूरा गाँव बाहर की तरफ मुड़ आया था। कमदार वगैरह भी आ चुके थे। लोग मुख्तलिफ हथियार, लालटेनें, टार्चें, कुल्हाड़ियां, डंडे और न जाने क्या कुछ उठाए हुए थे, मगर अब उनका सामना करने के लिए लाशों के सिवा कोई मौजूद नहीं था। जरताज ने कमदार और दूसरे 2-3 लोगों को तमाम सूरत हाल समझाकर मुख्तलिफ काम उनके जिम्मा लगा दिए। मेजर सलीम को भी उसने वहीं छोड़ दिया। उसके ख्याल में वहां उसकी ज्यादा जरूरत थी। अलबत्ता जिन लोगों ने बाग में छुपे हुए डाकुओं के खिलाफ कमांडो एक्शन की तर्ज पर कार्रवाई की थी, उनमें से 10 अफराद को जरताज ने अपने साथ ले जाने के लिए मुंतखब कर लिया। हमने तेजी से कुछ तैयारियां की और 2 गाड़ियों में सवार हो गए। मैं, जरताज और 3 दूसरे अफराद पजीरों में थे। बाकी लोग एक छोटे ट्रक जैसी पिकअप में थे। गाड़ी जरताज ड्राइव कर रही थी और मैं अपनी यादाश्त के सहारे उसकी रहनुमाई कर रहा था। आसमान पर इक्का दुक्का तारों की मौजूदगी की वजह से अंधेरा इतना गहरा नहीं था जितना अमूमन वीरानों में होता है। मैं सिर्फ एक बार गोल्ड की क्लब तक गया था, लेकिन यादाश्त ने मेरा साथ दिया और आसार बताने लगे कि मैं सही समत में जा रहा था। जंगल बियाबान में कोई ऐसी खास चीज तो मौजूद नहीं थी जिसकी निशानियां मुकर्रर की जा सकती, फिर भी मैं दरख्तों और टीलों वगैरह को देखकर एक गैर वाज़ी सी मानूसियत के सहारे जरताज की रहनुमाई करता जा रहा था। सितम जरीफी ये थी कि जरताज को खुद याद नहीं था कि उसके मरहूम बाप की वो जमीन किस तरफ हुआ करती थी। जब मुझे एहसास हुआ कि मतलूबा मकाम के बहुत करीब पहुंच चुके हैं तो मैंने दोनों गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑफ करवा दी। क्लब के गिर्द मैंने एक छोटा सा जंगल देखा था। मुल्क के अंधेरे में मुझे उसके आसार दिखाई देने लगे थे। मुझे अंदेशा महसूस हुआ कि इंजन की खफीफ सी आवाज उन मुसल्ला मुहाफिजों तक न पहुंच जाए जो दरख्तों के दरमियान गश्त करते रहते थे। मेरी हदायत पर गाड़ियां वहीं छोड़ दी गईं और हम खासे बड़े दायरे में बिखर कर पैदल आगे बढ़े। उस वक्त तक सुबह काज़ब के आसार भी नमदार होने लगे थे। मुझे अंदेशा था कि दरख्तों के हक में मौजूद लोग हमारे हेवले देख सकते हैं, लेकिन खतरा मोल लिए बगैर चारा नहीं था। हम सीने के बल रेंग कर इतना फासला तय नहीं कर सकते थे। फिजा का सकूत किसी भी लम्हे गोलियों की तड़तड़ाहट से मुर्तज हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो वक्त और जगह ऐसी थी कि वहाँ गहरा सकूत ही होना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कि सकूत चप की चादर कुछ ज्यादा ही दबीज थी। यह सकूत गैर मामूली था। दरख्तों के बिल्कुल करीब पहुंचकर मैंने सोचा कहीं वो लोग घात लगाए इंतजार न कर रहे हों कि हम बिल्कुल ही करीब पहुंच जाएं, तब वो हमें गोलियों से भून डालें। मैंने सबको इशारा किया और हम सीनों के बल लेटकर अपनी अपनी गन्ने संभालते रेंगने लगे। हमने बिला वजह ये मुशक्कत उठाई। हम दरख्तों के दायरे में दाखिल होने वाले रास्ते से बखैर आफियत अंदर पहुंच गए। एक भी गोली न चली, लेकिन उससे हम बेफिक्र और पुरस्कून होने के बजाय मजीद मुस्तरिब हो गए। मिलाकर मेरा इशारा पाकर एक एक करके सब उठ खड़े हुए और रकू किसी हालत में हम लोग उस मुख्तसर से जंगल के वस्त में वाकई खंडर की तरफ बढ़े। चलने में बाद मैंने महसूस किया कि हम ख्वाह ही इस एहतियात पसंदी में फंसे हुए थे। वहां तो कोई भी मौजूद नहीं था। अगर दरख्तों में भी कुछ लोग छुपे होते तो अब तक वो अपने आप पर काबू नहीं रख सकते थे। हमारे खंडर तक पहुंचने के दौरान दरख्तों में छुपा हुआ कोई एक शख्स भी क्लाशिकोव वगैरह से नहायत आसानी से हमारा खात्मा कर सकता था, लेकिन अभी तक कोई फायर नहीं हुआ था, बल्कि सकूत गोया कुछ और गहरा हो गया था। तहम मेरे इशारे पर सब लोगों ने अपना मोहतात अंदाज बरकरार रखा। हम चारों तरफ नजर रखे हुए थे और खंडर की दीवारों के दरमियान से होते हुए मलबे पर चढ़कर उस मुस्ततील शिगाफ तक पहुंचे जिसकी गहराई में फुलादी दरवाजा मौजूद था। उस वक्त वहां कोई मुहाफिज नहीं था। तहम मैंने 5 अफराद को शिगाफ के गिर्द खड़ा किया। जरताज, मैं और बाकी अफराद यके बाद दीगरे शिगाफ में उतरे। मैं जब पिछली मरतबा खमीसू खान के साथ यहाँ आया था तो मैंने एक खास अंदाज में लीवर के जरिए मुहाफिज को यह दरवाजा खोलते देखा था। उसी तरीके से मैंने भी वो फुलवादी दरवाजा खोल लिया। उसमें कोई खास दुश्वारी पेश नहीं आई। उससे आगे एक और भारी भरकम मजबूत चौबी दरवाजा हमारा मुंतजिर था। यह दरवाजा उस तिलाई चाबी से खुलता था जो मेंबरों के पास होती थी। मैंने ऐसे ही किसी मौका के लिए वो चाबी खास तौर पर अपने पास महफूज रखी थी, जो खमीसू खान को हलाक करने के बाद उसकी जेब से निकाली थी। उस चाबी से दरवाजा खोलकर दबे खत्म मजीद चंद सीढ़ियां उतरकर हम नीचे पहुंचे।
तहखाने में गहरी तारीकी थी। हम सब चंद लम्हे अपनी कलशंकोफों और राइफलों के रुख मुख्तलिफ समतों में किए दम साधे खड़े रहे, लेकिन क्लब में बदस्तूर गहरा सकूत छाया रहा। बिलाकर हमने टार्चें रोशन कर ली। मुझे यकीन हो गया कि वहां कोई मौजूद नहीं था। ज़रताज हैरत से चारों तरफ देख रही थी। उसके लिए वाकई एक दुनियाए हैरत थी। उसे शायद अभी तक यकीन नहीं आया था कि इस वीराने में ज़ेरे ज़मीन एक बाकायदा क्लब मौजूद था। टार्चों की रोशनी में हम सब क्लब का जायजा ले रहे थे। अचानक कहीं खटका सा हुआ। हमने फौरन टार्चें बुझा दी और सीने के बल फर्श पर लेट गए। दूसरे हिले में रात के सकूत में दरो दीवार में खफीफ सा इरताश महसूस हुआ। कहीं दूर शायद कोई मशीन स्टार्ट हुई थी। उसके फौरन बाद ही हाल में तेज रोशनी फैल गई। हमारे सीने के बल फर्श पर लेटे होना एकदम ही कुछ मज़हका खेज सा महसूस होने लगा। हमारी गन्नों की नालें इधर उधर घूम रही थी, लेकिन हमारे सामने कोई नहीं था जिसे हम निशाना बनाते। फिर बुलंदी पर कहीं एक आसेबी सा कहका सुनाई दिया। आवाज निस्वानी थी। उस हाल के तीन इतराफ में बुलंदी पर सैनमा की गैलरी की तर्ज पर कमरे ही कमरे बने हुए थे। आवाज उन्हीं में से एक कमरे से उभरी थी। हम सब की गन्नों का रुख उस तरफ हो गया। उसके साथ ही हमने खनकते हुए पीछे राहदारी में घुसने की कोशिश की, लेकिन हम सब एक साथ उसमें नहीं घुस सकते थे। उसका मतलब था कि अगर उस वक्त बुलंदी पर कोई खुद किसी महफूज चीज की आड़ में रहते हुए हमें निशाना बनाना चाहता तो आसानी से बना सकता था। एक लम्हे के लिए तो मेरी धड़कनें भी तेज हो गईं। बाकी लोगों का न जाने क्या हाल था। क्लब की वीरानी का एक जवाब मेरी समझ में आया था, जिसके बाद मैं मुतमईन हो चुका था। मैं उस नतीजे पर पहुंचा था कि इस क्लब को चलाने वाले तमाम लोग भी हकीकत में चूंकि डाकू ही थे, इसलिए आज ज़रताज नगर पर हमले में शामिल होने के लिए गए थे, क्योंकि ये उनका एक बहुत खास मिशन था। इम्कान यही था कि उसमें हिस्सा लेने के लिए गिरोह का हर रुकन पहुंचा होगा। ज़रताज नगर में जितने डाकू मारे गए थे, शायद उसमें गोल्ड की क्लब को चलाने वाले तमाम डाकू भी शामिल थे। अब मेरा यह ख्याल गलत साबित होता नजर आ रहा था। शायद यहाँ कुछ लोग मौजूद थे और हम गलत फहमी में मुब्तला होकर एक किस्म के ट्रैप में आन फंसे थे। बुलंदी पर एक कमरे का दरवाजा और एक औरत बालकोनी के जंगले में आन खड़ी हुई। उसके पास कोई हथियार नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सरदर्द यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। मैंने कोई मशीन सी स्टार्ट होने की जो धीमी आवाज सुनी थी, वो जनरेटर की थी। जनरेटर गालबन उसी औरत ने स्टार्ट किया था। वो बड़ी बेखौफी से जंगले पर आन खड़ी हुई थी। हमें ऊंधा लेटे और गन्ने ऊंची किए देखकर उसने मुंह पर हाथ रखते हुए एक बार फिर बुलंद आहंग कहका लगाया। उसका अंदाज अब भी कुछ हाजियानी और कुछ हसेबी सा था। शायद उसे हमारी हालत बहुत मुज़हक खेज लगी थी। वो हंस कर दोहरी हुई जा रही थी। जब वो जरा सीधी हुई और उसने चेहरे से हाथ हटाया तो मुझे उसकी सूरत शनासासी लगी। दूसरे इल्म में मुझे याद आ गया कि जब मैं खमीसू खान के साथ यहाँ आया था तो उसने मुझे इस औरत की मेज़ पर बिठाया था और वो बसद्दे इसरार अयाशी के लिए आमादा करने की कोशिश की थी। उसने मुझे बताया था कि उस औरत का नाम कभी नूरी हुआ करता था, लेकिन उसने काफ़ी ऐसा शहर में गुजारा था जहाँ वो नूरी से नूरीन हो गई थी। उसका अंदाज बता रहा था कि उस वक्त वो नशे में थी। वो जिस कमरे से बरामद हुई थी उसमें किसी और की मौजूदगी तो जाहिर नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता था कि बाकी कमरों के बंद दरवाजों के पीछे क्या था या कौन छुपा हुआ था। मेरे साथ आए हुए अफराद में से दो आदमी अचानक उठे और मेरी या ज़रताज के हुक्म का इंतजार किए बगैर दौड़ते हुए सीढ़ियों तक पहुंचे और तीन सीढ़ियां एक साथ फलांगते हुए नहायत तेजी से ऊपर जा पहुंचे। चंद सेकंड बाद वो उस औरत को दोनों बाजू से पकड़ कर काबू में किए काफी बेदर्दी से खींचते हुए नीचे ले आए। इस दौरान किसी और कमरे का दरवाजा नहीं खुला। उन पर किसी ने फायर नहीं किया। मेरी जान में जान आई। मुझे खुद से ज्यादा उनकी फिक्र लाहक हो गई थी, क्योंकि वो बेवकूफ़ों की तरह मुंह उठाए दौड़ पड़े थे। नूरी और नूरीन गो के मज़ाहमत नहीं कर रही थी, लेकिन वो लोग उसे तकरीबन घसीटते हुए लाए थे। उसके पैरों से जूतियां उतर गई थीं। ज़रताज के आदमियों ने उसके बाजू भी मोड़े हुए थे। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। उस वक्त तक हम लोग उठ खड़े हुए थे। मुझे यकीन हो चुका था कि क्लब में इस वक्त इस औरत के सिवा कोई नहीं था। इसे छोड़ दो, मैंने मुस्तरबाना लहजे में कहा। ज़रताज के आदमियों ने मेरे हुक्म की तामील की। नूरी उर्फ नूरीन बमुश्किल सीधी खड़ी होकर अपने बाजू को झटके देते हुए सिजाइया सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मालूम नहीं हम जैसे लोगों को नेकी का सिला भी क्यों ऐसा मिलता है। मालूम नहीं क्यों मुझे उसके इस तरह बेरहमाना अंदाज में खींच कर लाए जाने पर अफसोस हुआ था। मैंने आगे बढ़कर मुआज़रत खाना अंदाज में उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, मैं तुमसे मुआफ़ी चाहता हूँ। दरअसल हमारे आदमियों से सिर्फ घबराहट में यह हरकत सरजद हुई है। हम तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते थे। उसने गोया कदरे चौंक कर मेरी तरफ देखा और आंखें सुकेड़ते हुए बोले, तुम तो वही हो जिसे उस शाम खमीसू ने मेरी मेज पर लाकर बिठाया था। उससे आगे वो न जाने क्या कहना चाहती थी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ मैं वही हूँ। मुझे उस वक्त ही अंदाजा हो गया था कि तुम एक शरीफ आदमी हो और अब तुमने मुझसे मुआवज़त चाहिए है। यह भी तुम्हारी शराफत की दलील है। उसने ज़रताज समेत बाकी लोगों की तरफ बाजू लहराते हुए इशारा किया, इन लोगों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मेरे हाथों मरने से बच गए। तुम सबकी जिंदगी मेरे हाथ में थी। मेरे एक इशारे पर तुम सबके परखचे उड़ सकते थे, लेकिन मैंने अपने आप को हाथ हिलाने से बाज रखा। उसका सिला मुझे ये मिला। उसने एक बार फिर अपने बाजू को झटका दिया जिन्हें काफी बुरी तरह मोड़ा गया था। मैंने उसका मतलब पूरी तरह समझे बगैर कहा, मैं एक बार फिर इन लोगों की तरफ से तुमसे माफी चाहता हूँ।
तुम खुद ही कह सकी हो कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ। उम्मीद है कि तुम एक शरीफ आदमी की माजरत कबूल करोगे। उसने एक बार फिर बगौर मेरी तरफ देखा। उसकी मोटी मोटी आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। अचानक वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, सिगरेट होगी तुम्हारे पास? नहीं, मैंने मुलायमत से कहा। मैं इतना शरीफ आदमी हूँ कि सिगरेट भी नहीं पीता। वैसे भी तुम्हारा सादा सिगरेट से क्या भला होना था? तुम तो कुछ और तरह की सिगरेट पीने की आदी हो। इस वक्त तो किसी भी किस्म की सिगरेट की तलब हो रही है। मेरा पैकेट ऊपर रह गया है। वो मुड़कर कमरे की तरफ देखते हुए बोली, मैं अभी मंगवा देता हूँ। मैंने एक शख्स को इशारा किया। वो चेहरे पर कदर नागवारी के तासरात लिए ऊपर चला गया। शायद वो दिल में सोच रहा था कि हम एक क़यामत के हंगामे से गुजर कर आ रहे हैं। यहाँ भी हमें न जाने क्या हालात पेश आने वाले थे और मुझे दुश्मन के अड्डे पर मौजूद एक मशकूक किस्म की औरत की सिगरेट की फरमाइश पूरी करने की फिक्र पड़ी हुई है। मुझे एहसास था कि जरताज भी अजीब सी नजरों से कभी मेरी तरफ और कभी नूरीन की तरफ देख रही थी। मैंने मुलायमत से नूरीन से पूछा, तुम यहाँ अकेली हो? हाँ, काश तुम भी अकेले आए होते। वो आंख मारते हुए मुस्कुराई। मुझे किसी नेक परवीन किस्म की लड़की की तरह अपने कानों की लोए तपती महसूस हुई। मैंने किसाने से अंदाज में जरताज की तरफ देखा। वो एक टुक नूरीन की तरफ देख रही थी। उसी लम्हे नूरीन भी जरताज की तरफ मुतवज्जा हुई और सरतापा उसका जायजा लेते हुए बोली, ये बेगम साहिबा कौन है? हालांकि उस वक्त हम खासे बुरे हाल में थे। हम सब सर से पांव तक पसीने से और मिट्टी में लिथड़े हुए थे। फिर भी जरताज की शख्सियत से एक शान झलक रही थी। शायद उसी लिए नूरीन ने उसके लिए बेगम साहिबा के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तुम इसे छोड़ो, मैंने मुलायमे से कहा। ये बताओ कि तुम्हारे एक इशारे पर हमारे परखचे कैसे उड़ सकते थे? ये जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ इस क्लब से बाहर कुछ दूर चलना पड़ेगा। वो बेनियाजी से बोली। इस दौरान हमारा आदमी ऊपर के कमरे से उसकी मखसूस सिगरेटों का पैकेट और लाइटर ले आया था। उसने मुर्ताज उंगलियों से एक सिगरेट सुलगा कर गहरा कश लिया। उसके चेहरे पर कुछ तमानियत सी फैल गई। उसने धुएं का एक कसीफ मरगोला हवा में छोड़ा तो जरताज एक कदम पीछे हट गई। ताहम उसने अपने चेहरे से नागवारी जाहिर नहीं होने दी। मैंने हीरोइन के नशे के आदि तो कई अफराद देखे थे जिनका नशा टूटने लगता था तो उनकी हालत गैर हो जाती थी, लेकिन नूरीन उस लिहाज से कुछ अजीब नशेबाज थी कि उसे चर्च का नशा भी कुछ उसी शिद्दत से सताता था और मालूम ही होता था कि वो तकरीबन हर वक्त ही नशे में रहना चाहती है। ठीक है, मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद कहा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। इससे पहले हम जरा यहाँ का जायजा ले लें। यहाँ अब जायजा लेने को क्या रखा है? वो मुंह बनाकर बोली, क्या मतलब? क्या अब यहाँ कोई खास काबिल जिक्र चीज नहीं है? मैंने पूछा। हर शख्स का नुक्ता नजर मुख्तलिफ होता है। मालूम नहीं अब तुम्हारी नजर में कौन सी चीज खास और काबिल जिक्र हो। वो बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए बोली, वरना यहाँ खास और काबिल जिक्र चीज तो मैं भी हूँ। वो एक बार फिर मखमूर से अंदाज में मुस्कुराई। मालूम नहीं इस वक्त इतने लोगों और खुसूसन जरताज की मौजूदगी में वो बार बार क्यों इस तरह कुर्बान जाने वाले अंदाज में मुस्कुराए जा रही थी। वरना जब खमीसू खान ने मुझे उसकी मेज पर बिठाया था उस वक्त तो वह हर बात बड़े सपाट और कारोबारी अंदाज में कर रही थी। तुम चीज नहीं, तुम एक बहुत अच्छी औरत हो। मैंने उसे बच्चों की तरह चुमकारते हुए कहा, तुम इधर एक मेज पर बैठ जाओ, हम चंद मिनट में वापस आते हैं। वो एक मेज पर जा बैठी। मेरे कहे बगैर ही हमारे साथियों में से एक लचको बरदार उसके करीब खड़ा हो गया। मैं जरताज और दूसरे लोगों को लेकर आगे बढ़ा। पूरे जेर जमीन क्लब में बत्तियां रोशन हो चुकी थी। मैं उन्हें क्लब का हर गोशा दिखाने लगा। उस वक्त गो के वहां वो रौनक मेला नहीं था जिसे देखकर शायद उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ना आता। उसके बावजूद उनकी आंखें हैरत से फटी जा रही थी। उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि उस वीराने में जेर जमीन ऐसी भी कोई इमारत मौजूद थी जिसमें अयाशी के तमाम लवाजमात सजे हुए थे। शराब का जखीरा देखकर ये जरताज की रंगत मुतगय्यर हो गई थी। फिर उसका जहन शायद दोबारा नूरीन की तरफ चला गया। वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोली, ये औरत कौन है? उन्हीं अनगिनत बदनसीब औरतों में से एक जो सितारों पर कमंड डालने निकलती हैं और दलदलों में जा करती हैं। मैंने जवाब दिया, आपको अंदाजा हो ही गया होगा। हाँ, अंदाजा तो हो गया है। उसने सर हिलाया। कुछ औरतें तो खुद भटकती भटकाती इन मंजिलों पर पहुंचती होंगी, लेकिन इस गिरोह ने ऐसे चक्कर भी चलाए होंगे कि मजबूर बेसहारा या जरूरतमंद औरतों को भी घेर घार कर इन रास्तों पर लाया जाता था और जो किसी न किसी तरह इनके हत्थे चढ़ जाती थी उनका हशर तो आप सोच ही सकती हैं क्या होता होगा। मैंने कहा। जरताज ने मुतासफाना से अंदाज में सर हिलाया। बुलंदी पर जो कमरे वाक़े थे वो किसी माकूल होटल के कमरों की तर्ज पर आरास्ता थे। मैं जरताज को उन कमरों में भी ले गया जहाँ मैंने असले की पेटियां देखी थी। पेटियां अब भी वहां मौजूद थी लेकिन खाली थी। हमने बहुत तेजी से सब जगहों की तलाशी ली लेकिन हमें वहां कोई फाइल या कागजात वगैरह नहीं मिले। मालूम है कि इस मसलहत के तहत उस जगह को बिल्कुल खाली कर दिया गया था। हम वापस आए तो नूरीन उसी मेज पर बैठी मखमूर अंदाज में मुस्कुरा रही थी। वो मेरे पूछने से पहले ही बोली, यहाँ से बहुत सी चीजें जानू ने मंगवा ली थी। अगर तुम्हें किसी खास चीज की तलाश थी तो तुम्हें मायूसी हुई होगी। नहीं, हम तो ऐसे ही जरा इस जगह का जायजा ले रहे थे, जानू की काविशों की दाद दे रहे थे। जिंदगी में इतनी मेहनत करने वाले और ऐसे ऐसे शानदार प्रोजेक्ट्स तख्लीक करने वाले लोग रोज रोज थोड़ा ही पैदा होते हैं। मैंने धीमे लहजे में कहा। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने पूछा, तुम हमें क्या बताने और दिखाने वाली थी? मेरे साथ आओ, वो उठते हुए बोली। हम उसके साथ हो लिए और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से बाहर आ गए। खंडर के गिर्द दरख्तों का दायरा खासे बड़े हिस्से में फैला हुआ था।
नूरीन की रहनुमाई में हम उस मख्तसर जंगल से निकलकर एक तरफ बढ़े। तब मैंने देखा उस समत में एक झोंपड़ी सी नजर आ रही थी। उस वक्त तक सुबह सादिक के आसार नमूदार होने लगे थे। अंधेरे में रोशनी की आमेजिश बढ़ गई थी। हम कुछ और आगे बढ़े तो अंदाजा हुआ कि वो झोंपड़ी नहीं, एक चौबी कैबन था जिसके इर्द गिर्द खुदरू झाड़ियां फैली हुई थी। नूरीन सबसे आगे चल रही थी। उसके पीछे हमारे आदमी थे। उन्होंने गैर महसूस से अंदाज में अपनी अपनी गनों की जद पर उसे लिया हुआ था। मैं और जरताज सबसे पीछे थे। जरताज सरगोशी में बोली, यह हमें किसी जाल में फंसाने के लिए तो नहीं ले जा रही। जाल में फंसाने के लिए तो वो तहखाना ही सबसे अच्छी जगह थी जहाँ से हम आ रहे हैं। ये कैबन तो वीरान ही मालूम हो रहा है। बहरहाल अगर कोई जाल भी हुआ तो देखा जाएगा। हम सब अलर्ट तो हैं, मैंने उसे तसल्ली दी। कैबिन के करीब पहुंचकर नूरीन ने फिल्मी बदमाशों वाले स्टाइल में लात मारकर उसका दरवाजा खोला। मैं गो के दूर खड़ा था और कैबिन के अंदर तारीकी थी, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि कैबिन में कोई मौजूद नहीं था। उस वक्त शायद मेरे साथ साथ दरताज को भी हैरत हुई जब नूरीन ने कैबिन में दाखिल होकर कोई स्विच ऑन किया और वहां बत्ती रोशन हो गई। अंदर लोहे की एक चारपाई और एक तपाई नजर आ रही थी। मैं और जरताज भी आगे बढ़कर कैबिन में दाखिल हो गए। वो कुछ उस किस्म का कैबिन था जिसे बाद मकामात पर चौकीदारों या गेट कीपरों के कैबिन होते हैं। उसमें बेसरो सामानी कुछ ज्यादा थी। तपाई पर रेडियो नुमा कोई चीज रखी हुई थी। वो वायरलेस भी नहीं हो सकता था क्योंकि वायर उसमें मौजूद थी। पतली सी एक तार उससे मुंसलिक थी जो कैबिन के एक कोने में जाकर गायब हो गई थी। वाह, इस वीराने में तुम लोगों ने बिजली का खूब बंदोबस्त कर रखा है, मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। इस कैबिन से भी जेर जमीन तार इस तहखाने तक जा रही है। वहीं के जनरेटर से सिलसिला जुड़ा हुआ है। नूरीन ने बेपरवाही से जवाब दिया, लेकिन मैं तुम्हें एक दूसरा सिलसिला दिखाने के लिए लाई हूँ। ये जो तुम मेज पर रेडियो सा रखा देख रहे हो, मुझे उसका सिर्फ एक बटन दबाना था और पूरा तहखाना भग से उठ जाता। मुझे बटन उस वक्त दबाना था जब तुम सब लोग अंदर जा चुके थे। तहखाने के साथ ही तुम लोगों के भी परखचे उठ जाते, लेकिन तुम खुद भी तो वहीं मौजूद थी। साथ तुम्हारे भी तो परखचे उठ जाते। मैंने कहा, अहमक, अगर मुझे उस प्रोग्राम पर अमल करना होता तो फिर मैं वहां क्यों मौजूद होती? मैं तो यहीं इस आले के पास ही मौजूद रहती। तुम लोगों के आने से पहले मैं यहीं मौजूद थी। मैंने बहुत दूर से तुम लोगों की आमद के आसार महसूस कर लिए थे। मुझे तुम लोगों की गाड़ियों के हिवले हरकत करते दिखाई दिए थे। उसी वक्त मैं जल्दी से जाकर तहखाने में छुप गई थी। काश मेरे पास मेकअप वगैरह का सामान होता, तुम्हें चुड़ैल बनकर तुम लोगों को डराती। आज मेरा किसी से मजाक करने को जी चाह रहा था। बरसों गुजर गए हैं कि मैंने किसी से कोई मजाक नहीं किया। इस मजाक में तुम्हारी जान भी जा सकती थी। मैंने कहा, जान? उसने इस्तेज़ाहिया से अंदाज में कहकर लगाया, यहाँ जान तो बगैर मजाक के भी जा सकती है। तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आई है, पूरी बात बताओ। मैंने कहा। वो मेरी बात काटते हुए बेजारी से बोली, बात कुछ भी नहीं है, बस जानू की तरफ से कुछ अहकामात आए थे। सब लोग हंगामी तौर पर यहाँ से रुखसत हुए थे। बहुत सा सामान भी अपने साथ ले गए थे। मुझे उस कैबिन में मौजूद रहने का हुक्म मिला था। उसके अलावा हुक्म यह था कि मैं चारों तरफ नजर रखूं। इस कैबिन से दूर दूर तक का मंजर नजर आता है। मुझसे कहा गया था कि अगर मैं कुछ लोगों को क्लब की तरफ आते देखूं और मुझे अंदाजा हो जाए कि वो क्लब में दाखिल हो चुके होंगे तो मैं इस बटन को दबा दूं। उसने रेडियो नुमा चीज के एक बटन की तरफ इशारा किया। वो यकीनन तहखाने में नस्ब किसी डायनामाइट को डेटोनेट करने का आला था। मेरे लिए जानू या उसके गिरोह का ये अंदेशा बाइसे हैरत था कि कुछ लोग यहाँ पहुंच भी सकते थे। उन्होंने यकीनन इस बात का इम्कान महसूस कर लिया था। जानू को ये इतला तो मिल ही गई होगी कि खमीसू खान यहाँ से एक अजनबी के साथ रवाना हुआ था, जिसके बाद वो रास्ते ही में रकम समेत गायब हो गया था। उससे ही उसे किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था। उन्होंने ऐसे इंतजाम कर रखे थे कि अगर कभी पुलिस वगैरह की इस अड्डे तक रसाई हो तो जरताज उसकी मालिक जाहिर हो। लेकिन आज उन्होंने इस इशरत कदे को खाली कर दिया था। असला वगैरह भी यहाँ से हटा दिया था और ये इंतजाम भी कर गए थे कि अगर कुछ लोग इस ठिकाने तक पहुँचते दिखाई थे तो इस अड्डे को धमाके से उड़ा दिया जाए।